Hello friends, today we discuss about न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ये जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है दोस्तों, ये आया है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। नॉर्मल अपन जो जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट को डाउन अट्रैक्ट करती है, तो उसी को अपन ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, उसके बाद न्यूटन साहब ने ये पता लगाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। अगर अपन इसी को देखें तो ये जो वर्ड है वो बना है इससे, ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन से। एक बार अपन फोर्स को अलग लगते हैं और ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन। और ग्रेविटी का जो मीनिंग है वो आया है मास से। किससे आया है? मास का मीनिंग होता है ग्रेविटी, और ग्रेविटी से ही बना है ग्रेविटेशनल, मतलब मास प्लस अट्रैक्शन। जो ग्रेविटेशनल है वो है मास का अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल क्या है? अगर अपन सिस्टमेटिकली बोलना चाहे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ मासेस। दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ मासेस इज ग्रेविटेशनल। तो अगर डेफिनेशन अगर बनाए तो ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन ऑफ मासेस। अगर कोई भी मास हो सकता है, सपोज ये मान लीजिए ये कोई एक मास है, ये कोई दूसरा मास है। इसका मास कितना है? m1 है, इसका मास कितना है? m2 है। और ये किस डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है ये दोनों मास। तो अब ये अपने को पता लग गया है कि अट्रैक्शन ऑफ मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है ये अगर अपन एग्जाम लें, अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लें, तो अपने को एक माइंड में आता है मैग्नेट। अपन छोटे थे तब क्या करते थे? जरा छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए। एक अपने पास ये मैग्नेट हुआ करता था और फिर दूसरा मैग्नेट यहाँ होता था। ये NS है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये दोनों को, ये पोल और ये पोल, क्या होता था दोस्तों, अपन इसको पास ले जाते थे तो ये तुरंत इधर आना करता था। ये क्या हो रहा था? अट्रैक्शन हो रहा था। और अगर यही पोल वापस ऐसे घुमा देते इसको, ये रिपल करता था। अभी वो बात नहीं कर रहे हैं अपन, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता था। और अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन एक टाइप का फोर्स है, लिख रखा है फोर्स। ग्रेविटेशनल वर्ड को ही अपन ने दो पार्टों में डिवाइड किया है, ग्रेविटी और अट्रैक्शन। फोर्स तो है ही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दो मास आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपन समझ गए हैं कि मास अट्रैक्ट कर रहे हैं दो, तो उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये न्यूटन साहब का क्या रोल था? न्यूटन साहब ने बताया था कि दो मास हैं जो कि r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। न्यूटन साहब ने ही बताया था कितना लगेगा ये फोर्स। उन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट बात, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने बताई कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसके भी 1/r² के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर अपन इसको बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? नॉर्मली अपन एक बार ये कहना चाहें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कह दें तब भी राइट है। और अगर अपन चाहें दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ मासेस ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी राइट है। अच्छा, इसका अगर अपन कहें कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का डेफिनेशन क्या करेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r², where m1 m2 are the masses and r is the distance between masses। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। जो आपका लेंथी डेफिनेशन है, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस एंड ऑल्सो इज इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन मासेस। ये ना बोल के आप सिंपल लैंग्वेज में भी ऐसे बोल सकते हैं, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and also proportional to 1/r², where m1 m2 are the masses
एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन मासेस। और अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को मिलाकर एक बनाएं तो ये भी f है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास आ जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास न्यूटन ने बताया कि दो मास हैं जो कि r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो उनके बीच का फोर्स इतना लगेगा। अच्छा, एक और बात है कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है। क्या कांस्टेंट लगता है? g कांस्टेंट लगता है, g कैपिटल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, और ये जो g है इस g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा, इसकी क्या फिक्स वैल्यू होती है? ये क्या है? ये यूनिवर्सल वर्ड क्या है? यूनिवर्सल का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि इस अर्थ पर कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाएंगे तब भी उसका वैल्यू सेम रहेगा, चाहे उदयपुर हो या मुंबई हो या कोलकाता हो, हर जगह पर इस जी का वैल्यू सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या होता है इसका वैल्यू? ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अच्छा, इसकी एक और बात ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो g है इसका वैल्यू तो एग्जाम में पूछता ही, कभी कभी नीट जेईई में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, और इसकी यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछा जाता है। तो डायमेंशन आपको याद रखना है कितना है, एक अलग वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि इजी से इजीएस्ट तरीके से आप किसी भी डायमेंशन को कैसे याद कर सकते हैं, या फिर मैं तो कहता हूं याद करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, डायमेंशन को हमेशा फाइंड करना आना चाहिए। कितने की डायमेंशन याद कर लेंगे, इसलिए जरूरी है कि डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं ये आपको पता हो। तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, अभी फिलहाल डायरेक्ट याद रख लेते हैं। m-1 L3 T-2 ये होती है g की डायमेंशन। किसकी होती है? g की। और ये g का अपने पास ये वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, मेरा जो एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि मास का अट्रैक्शन ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि अपने को तो आज दिन तक बताया गया कि अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी को भी अपन ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो वापस तुरंत अर्थ की तरफ आ जाता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अपना कॉन्सेप्ट एकदम से मिसमैच होने टाइप हो रहा है, अपने दिमाग के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। तो अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये भी एक मास है, कुछ न कुछ तो मास है इसका भी कुछ न कुछ मास है, ये दोनों इस तरफ ऐसे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? तो आंसर है बिल्कुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यदि ऐसा अपन वैक्यूम स्पेस के अंदर जाए कि इन दोनों को छोड़ें तो ये नीचे नहीं जाए और आपस में मिल जाए। अच्छा, ये नीचे क्यों जाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहा कि मास का अट्रैक्शन है, और मास का अट्रैक्शन अगर है तो ये दोनों पास में आना चाहिए, ये दोनों नीचे क्यों गिर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि ये मैं डायग्राम बताता हूं आपको। ये एक कैप है और ये मेरा मार्कर है, इसका दोनों का कुछ न कुछ मास है, और अपन ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होना चाहिए, पास में आना चाहिए। लेकिन अपन एक चीज भूल रहे हैं कि इन सब के दोनों के रेस्पेक्ट में तीसरा कैपिटल M, अर्थ भी तो आ रहा है, अर्थ आ रहा है। तो इन दोनों का मास कम होने की वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे तो है, बहुत कम करेंगे, लेकिन इन दोनों के रेस्पेक्ट में थर्ड मास और आ रहा है जो कि अर्थ है, और इसका मास बहुत ज़्यादा है, 6 × 10⁻24 kg है, बहुत ज़्यादा है। तो ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है कि फोर्स मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो इनका और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका मास तो बहुत कम है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना ज़्यादा होगा। तो ये दोनों इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी दोनों अर्थ के साथ है, इसलिए दोनों आपस में जाने की बजाय नीचे आ जाते हैं। अगर अर्थ नहीं होता, समझिए, अगर अर्थ नहीं होता तो डेफिनेटली ये दोनों मास पास में आते। अभी इनका मास बहुत कम है,
अर्थ के कंपेयर में, इसलिए ये दोनों आपस में नहीं आ रहे हैं, अर्थ पे जा रहे हैं। क्लियर? ओके, अब समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इजी लैंग्वेज में आप इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये पूरा का पूरा डेरिवेशन भी हो गया और आप इस ग्रेविटेशनल वर्ड से ही इसका डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। मैं फास्ट ट्रैक पे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। आपको ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है। किसके लिए है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ मासेस, और इसी को दूसरे वर्ड में कहा जा सकता है द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेयर m1 m2 आर द मासेस, और कोई कितने भी मास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। दोनों इक्वेशन को अगर सोल्व किया तो m1 m2 upon r² आएगा, और प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो एक g कांस्टेंट, g m1 m2 upon r²। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी ये होती है। कभी कभी डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।